क्या आपको भी घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशानी है और रोज़ाना के काम करने में तकलीफ हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राघव सेठ, मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और आज मैं इसी घुटने के पेन के कॉजेज़ यानी कि कारण और कैसे हम इनको डायग्नोज़ कर सकते हैं, कैसे ट्रीट या मैनेज कर सकते हैं बिना सर्जरी के, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो जो हमारे नी जॉइंट या घुटने होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉइंट्स होते हैं क्योंकि वेट बियरिंग या जब हम हमारी बॉडी का वेट इन पे पड़ता है, इनको संभालना होता है, इसलिए ये जॉइंट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर इनके अंदर किसी भी टाइप की कोई अबनॉर्मेलिटी या प्रॉब्लम अराइज हो, तो डेली बेसिक एक्टिविटीज करने में बहुत तकलीफ होती है। सिंपल वॉकिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, एक ही जगह अगर बैठ गए तो उठते टाइम बहुत दर्द होना, ये सब चीजें हमारी बेसिक डेली एक्टिविटीज भी डिस्टर्ब करने लगती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन नी पेन के क्या-क्या मेन कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉज जो एज के साथ होता है, जिसको सब लोग कॉमन भाषा में आर्थराइटिस बोलते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो एज बढ़ने से जिसका रिस्क बढ़ता है और वियर एंड टियर यानी कि जॉइंट के घिसने से ये प्रॉब्लम होती है। ये सबसे कॉमन कॉज है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस या बीमारियां जिन पेशेंट में अन्य टाइप के आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऐसे अन्य कॉजेज में जिनमें और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनमें भी नी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा कोई चोट लगना, ट्रॉमा, जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इंजरी, जो बहुत खेल खेलते हैं प्रोफेशनल लोग, उनमें भी ये हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट कॉज होता है स्पेशली एथलीट्स या जो प्रोफेशनल्स हैं, क्रोनिक रेपिटेटिव यूज या ओवर यूज होने की वजह से नी जॉइंट इफेक्ट हो सकता है, तो पेन और ये सब सिम्टम्स कॉज कर सकता है। इसके अलावा मरीज और क्या क्या महसूस करेगा, साथ में उनको स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब चीजें अपने घुटने के आसपास नोटिस वो कर सकते हैं। तो ये सब बातें तो हो गई नी जॉइंट की पेन या प्रॉब्लम के कॉजेस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनको कैसे इनका पता लगाया जाए बीमारी का, यानी कि डायग्नोसिस कैसे होगा। तो सबसे कॉमन बेसिक टेस्ट जो होता है वो होता है एक्सरे। तो घुटने का एक्सरे, एपी लैटरल, दो टाइप के व्यूज होते हैं। ये एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो की जाएगी। बट इस सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी नी की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपके नी जॉइंट में घुटने के आसपास कुछ टेस्ट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, जिनसे एक फेयर बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों हो रही है, आपसे हिस्ट्री ली जाएगी। तो इससे एक बेसिक डायग्नोसिस या दो तीन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएंगे। फिर जैसे पहले बताया, एक्सरे का रोल है ही। तो एक्सरे पे आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली कोई ट्रॉमा, फ्रैक्चर तो नहीं है, या जब आर्थराइटिस की चेंजेस हैं, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं से डायग्नोसिस क्लियरली बन जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में जिनमें ना क्लियर हो पा रहा हो, हमें और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस या बड़े टेस्ट जैसे कि एमआरआई नी जॉइंट का करवाना पड़ सकता है। अब जब डायग्नोसिस हो गया और ट्रीटमेंट की बात करें, तो हम मेनली आज की वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो ओल्ड एज की वजह से आर्थराइटिस है, उसकी उससे जो लोग पेन से परेशान हैं, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी, जिसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो वेट रिडक्शन और अन्य टाइप के डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, इन सब बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से काफी केसेस ठीक हो जाते हैं अगर प्रॉब्लम माइल्ड हो या कम हो। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, मॉडरेट है या सिवियर है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स नहीं काम में आ रही, तब हम मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस के बारे में सोचते हैं। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई दवाइयों से इफेक्ट नहीं आ रहा या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से इफेक्ट नहीं आ रहा तो सर्जरी ही करानी है, ऐसा अब जरूरी बिल्कुल नहीं है। बहुत सी मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले होती हैं इसके अंदर जॉइंट इंजेक्शंस या इमेज गाइडेड जॉइंट इंजेक्शंस, जिसके अंदर पहले स्टीरॉयड इंजेक्शंस बहुत पॉपुलर होते थे। बट
ओवर द टाइम ये देखा गया, स्टडीज हुई, रिसर्च हुई कि ये इंजेक्शंस बार बार रिपीट करने से और ओवर द टाइम जॉइंट को हार्म ज्यादा करते हैं, और इसलिए अब लेटेस्ट रिकमेंडेशंस के हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर कौन से इंजेक्शंस हैं जो रिकमेंडेड है? इनमें आते हैं हाइलुरोनिक एसिड, जो जॉइंट में, आम भाषा में बोले तो जो जॉइंट का ग्रीस बढ़ाता है, जिससे ये घिसने वाली प्रॉब्लम कम से कम हो, पेन सिम्टम्स कम से कम हो। और इससे भी बेटर जो एजेंट है वो है पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, या कुछ स्टेम सेल थेरेपी, रीजनरेटिव थेरेपीज, जिसमें क्या होता है कि जो बेसिक दिक्कत है आर्थराइटिस की वो ये है कि जो हमारी जो दो हड्डियां हैं जिनके बीच में जॉइंट बन रहा है, उनमें बीच में कार्टिलेज होता है जो ओवर यूज की वजह से घिस जाता है। तो अगर इसको ठीक करना है तो सिर्फ पेन किलर या ये सब चीजें टेम्पररी रहती हैं, और हमें इस कार्टिलेज जो घिस गया इसकी रीजनरेशन या ग्रोथ करानी पड़ेगी। तो ये जो एजेंट्स हैं, पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, रीजनरेटिव थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ये उस कार्टिलेज की ग्रोथ कराते हैं, जिससे ना ही ना सिर्फ सिम्टम्स या आपको पेन में रिलीफ मिले, आपकी मूवमेंट्स इंप्रूव हो और प्रोलॉन्ग टाइम तक इफेक्ट रहे। तो ये हो गई सेकेंड टाइप की ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है जिसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड नर्व ब्लॉक, या घुटने की बात करें तो जेनिकुलर नर्व ब्लॉक बोला जाता है, जिसमें जो नसें हैं जो पेन कॉज कर रही हैं उसको अल्ट्रासाउंड में देख के एक लोकल एनेस्थीसिया से पहले ब्लॉक किया जाता है, चेक किया जाता है कि यही कॉज है पेन का या नहीं। अगर उससे अच्छा इफेक्ट आए तो उस नर्व को हम एब्लेट भी कर सकते हैं फॉर पेन रिलीफ। तो यहाँ तक हमने मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस के बारे में डिस्कस की। तो इन मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स के फायदे क्या हैं? सबसे पहली बात, यही सब जॉइंट इंजेक्शंस या नर्व ब्लॉक्स पहले ब्लाइंड किए जाते थे। ब्लाइंड मतलब कि अंदाजे से जॉइंट में फील करके इंजेक्शन लगाए जाते थे, बट अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस होने की वजह से इमेज गाइडेड इंजेक्शंस ही प्रेफर्ड है। इमेज गाइडेड का मतलब है कि अल्ट्रासाउंड में देख के लाइव रिकॉर्डिंग में कि एग्जैक्ट दवाई कहाँ जा रही है, सुई कहाँ जा रही है, ये उसमें किए जाते हैं। और इसके लिए मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो भी आपके नजदीकी हैं, आप उनसे मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इन ट्रीटमेंट का बेनिफिट रहता है, जैसे पहले बताया, एक तो इमेजिंग गाइडेंस है, तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, और साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है। इसके अलावा सिंस ये मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं और लोकल एनेस्थीसिया के कवर में की जाती हैं, तो ऐसा कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं रहता। सिंपल ओपीडी के बेसिस पे या डे केयर बेसिस पे किया जाता है। कोई एडमिशन की या ऐसे कोई लॉन्ग टर्म एडमिशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को अपना काम छोड़ना या लॉन्ग टाइम तक रेस्ट लेना, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लड लॉस, हेमाटोमा या अन्य टाइप की जो कॉम्प्लिकेशन, इंजरीज होने के चांसेस भी इनमें कम से कम होते हैं। तो ये तो हो गई इन वाली इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स के फायदे ओवर सर्जरी। अगर ये भी काम ना करें तो इसके ऊपर भी एक स्टेप अप अप्रोच बोली जाती है कि अगर ये भी काम नहीं कर रहा तो हम हायर लेवल, ये भी नहीं कर रहा तो हायर लेवल। तो एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जिसको बोलें, या नई ट्रीटमेंट जिसको बोलें, अवेलेबल है, इसका नाम है जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन या GAE। तो इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस की वजह से, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जॉइंट के वियर एंड टियर होने की वजह से प्रॉब्लम है, पेन है, दिक्कत है, उसका मूल कारण ये है कि जॉइंट के अंदर जो उसकी लाइनिंग होती है, जिसको साइनोवियम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, वो साइनोवियल हाइपरट्रोफी हो जाती है। और एक बार इन्फ्लेमेशन होती है तो ये बढ़ता चला जाता है, फिर और साइनोवियल हाइपरट्रोफी होती है, फिर बॉडी जो है वो नई नई नसें वहां पे, जिसको एंजियोजेनेसिस या नियोवास्कुलरिटी बोलते हैं, वो नई नई नसें वहां पे क्रिएट करके उस साइनोवियम की और हाइपरट्रोफी होती है, और ये पूरा एक चक्रव्यूह सा बन जाता है जो पेशेंट को पेन बढ़ाता है, सिम्टम्स बढ़ाता है। तो इसको ठीक करने का एक तरीका ये है कि ये जो नई अबनॉर्मल नसें बनी है, अगर हम इन नसों को ही ब्लॉक कर दें, खाली अबनॉर्मल नसों को, नॉर्मल नसों को नहीं, तो इन खून की नसों को ब्लॉक करने से ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन कम होगी, साइनोवियल हाइपरट्रोफी कम होगी, और सिम्टम्स के अंदर इंप्रूवमेंट होती है। तो ये भी प्रोसीजर मिनिमली इन्वेजिव है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई कट या चीरा नहीं लगता, कोई
स्टिच या टाँका नहीं आता, पतली सी सुई से नसों के थ्रू जाके, हाथ से, पैर से, नसों के अंदर से जाके इन वाली अबनॉर्मल नसों के अंदर दवाई डाल के वापस बंद कर दिया जाता है। तो इसका नाम है GAE या जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो कि अगेन एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या IER नाम के स्पेशलिस्ट परफॉर्म करते हैं। फाइनली अगर ये सब ट्रीटमेंट्स भी नहीं काम कर रही हैं तो अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है नी आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वो है TKR या नी रिप्लेसमेंट यानी कि ऑपरेशन। तो ऑपरेशन अल्टीमेटली इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट भी है, और अगर सब ट्रीटमेंट्स फेल हो जाए तो नी रिप्लेसमेंट डेफिनेटली वही ऑप्शन है, या बहुत ही सिवियर डिजीज हो, डिफॉर्मिटीज हो, तो ऑब्वियसली सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो जो पेशेंट्स या मरीज ऐसे हैं जिनकी इतनी सिवियर प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये सब जो मैंने अभी बताई मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स, जॉइंट इंजेक्शंस, नर्व ब्लॉक्स, GAE, ये सब कंसिडर किए जा सकते हैं। या जिनको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज है लेकिन वो सर्जरी किसी कारणवश नहीं करा सकते, और डिजीजेज हैं और दिक्कतें, सर्जरी के लिए फिट नहीं है या कराना नहीं चाहते, वो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस डेफिनेटली डिस्कवर कर सकते हैं, अपने नजदीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलें और इसके बारे में जानें। अगर आपको इसके बारे में कोई भी और डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर इसका आपको रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।